गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग कौन से हैं। सबसे पहले देखो, सीपीयू शेड्यूलिंग हमें कब ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो हम कब यूज़ करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। व्हेन प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट। अगर प्रोसेस स्विच हो रही है बिटवीन रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, तब हमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद व्हेन प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू दी रेडी स्टेट, जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगी। हमने प्रोसेस डायग्राम देखी है, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्टेट्स कौन से है प्रोसेस की। तो उस स्टेट में जब प्रोसेस स्विच होती है तब हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू दी रेडी स्टेट, तब भी हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो कि सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइप्स कौन से हैं। सो मेनली सीपीयू शेड्यूलिंग क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सी हियर इन द डायग्राम बिलो the CPU scheduling and its types, that is preemptive and non-preemptive scheduling. Okay, so let's move towards हाँ, और हमें CPU scheduling की ज़रूरत पड़ेगी when process terminates, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। अंडर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, once the CPU has been allocated to process, the process keeps the CPU until it releases the CPU and either by terminating or by switching to the waiting state. अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम प्रोसेस को CPU अलोकेट करते हैं इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जब हम प्रोसेस को CPU अलोकेट करते हैं तो वो CPU अलोकेट होता है प्रोसेस को टिल, जब तक प्रोसेस एंड नहीं हो जाती, टर्मिनेट नहीं हो जाती, या फिर प्रोसेस स्विच नहीं हो जाती फॉर दी, मतलब अगर उसको कुछ IO डिवाइसेस चाहिए हैं तो प्रोसेस स्विच होगी CPU से IO में जाएगी, ठीक है। तो तब तक CPU उसको अलोकेट रहेगा जब तक प्रोसेस टर्मिनेट हो नहीं जाती या फिर प्रोसेस स्विच नहीं हो जाती टू दी अनदर स्टेट। मतलब प्रोसेस अगर खुद नहीं चाहती कि वो CPU को डी अलोकेट करे, तब तक वो रहेगा इन नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ठीक है। दिस शेड्यूलिंग मेथड इज़ यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.1 एंड एप्पल। मतलब ये वहाँ पे यूज़ होती है एप्पल मैसिंटोश पे और विंडोज़ 3.1 पे। इट इज़ द ओनली मेथड दैट कैन बी यूज्ड ऑन सर्टेन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द स्पेशल हार्डवेयर, ठीक है। ये सिंगल मेथड है क्योंकि इसको कुछ स्पेशल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग द टास्क आर यूजुअली असाइन विथ प्रायोरिटीज़। जैसे हमने नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या देखा था कि मतलब जैसे हम प्रोसेस को CPU अलोकेट करके देंगे तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी टिल, जब तक प्रोसेस नहीं चाहती कि वो टर्मिनेट मतलब डी अलोकेट करे CPU को। तो वो कब होगा, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी या फिर प्रोसेस को कुछ अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने, तब वो CPU को छोड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। बट प्रीएम्प्टिव में कैसे होता है, अगर हम ये डिपेंड होता है प्रायोरिटीज़ ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है। अब आपको पता है कि रेडी क्यू में प्रोसेस वेट करती है फॉर द CPU, ओके। अब अगर प्रोसेस P1 CPU के पास है और रेडी क्यू में प्रोसेस P2 आई, बट P2 हैज़ हायर प्रायोरिटी दैन P1, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, P1 को CPU डी अलोकेट कर देगा और P2 को CPU अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रीएम्पशन चल रहा है वहाँ पे। प्रीएम्प्टिवली क्या होता है कि CPU अलोकेट हो रहा है इन टू प्रोसेस P2, ठीक है। P1 को वो निकाल के P2 को अलोकेट हो रहा है, तो ये हो गया प्रीएम्पशन। मतलब फोर्सफुली एक प्रोसेस को डी अलोकेट करके दूसरे प्रोसेस को अलोकेट कर रहा है, तो ये हो गया अदर टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, मतलब CPU शेड्यूलिंग, ओके। अब देखो कि CPU शेड्यूलिंग के अल्गोरिदम्स है डिफरेंट, मतलब टाइप्स भी हम उसको बोलते हैं। मेनली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में डिफरेंट अल्गोरिदम्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 4, 5, 6 algorithms are there for the CPU scheduling, that is first come first serve, see here in the diagram। फिर है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग, shortest job first, round robin, multi-level queue scheduling, and so on. So these are 6 algorithms for the
CPU शेड्यूलिंग। सो हम आज फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम देखेंगे। तो इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, दैट इज़ फीफो, जस्ट लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट जाएगा। अब देखो क्यू में कैसा होता है, डेटा एलिमेंट विच इज़ एडेड टू द क्यू फर्स्ट इज़ वन हु लीव्स द क्यू फर्स्ट। आपको पता है क्यू में डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्यू देखा है। ठीक है, जो एलिमेंट फर्स्ट जाता है वही फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, जो फर्स्ट एंटर करेगा वो फर्स्ट आउट होगा। सो दिस इज़ यूज्ड इन बैच सिस्टम। ये कहाँ पे यूज होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग बैच सिस्टम में। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्रामेटिकली। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब FCFS प्रोग्रामेटिकली ईजी है टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर where new process enters through the tail of the queue and scheduler selects process from the head of the queue। टेल मीन्स आप बोल सकते हैं रियर एंड फ्रंट, मतलब हेड पॉइंट से वो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यू से। ए परफेक्ट रियल लाइक एग्जांपल है FCFS का कि टिकट काउंटर पे जैसे लाइन होती है, क्यू होती है, तो वो है, मतलब उसमें कैसा होता है कि जो फर्स्ट जाएगा, जिसका फर्स्ट नंबर है, उसको ही फर्स्ट टिकट मिलेगी और वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। आउट इन द सेंस कि क्यू से बाहर हो जाएगा, लाइन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट जा रहा है उसको फर्स्ट टिकट मिल रही है। तो ये एग्जांपल है FCFS का। मतलब क्या होगा कि जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस आएगी वो जाएगी सबसे पहले CPU के पास। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट है। और वहाँ पे एल्गोरिदम कौन सा फॉलो हो रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो फर्स्ट आई उसको फर्स्ट भेजेंगे। इस देखो यहाँ पे एग्जांपल है एक, इसमें देखो देर आर 4 प्रोसेसेस, दैट इज़ P1 P2 P3 P4 इन दी रेडी क्यू। ये रेडी क्यू है, उसमें 4 प्रोसेस अवेलेबल है और उसका बर्स्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि उसको CPU कितने टाइम के लिए चाहिए। ठीक है, ये टाइम है बर्स्ट टाइम। तो P1 है P21, P2 है 3, P3 है 6, P4 है 2। तो अब देखो रेडी क्यू में सबसे पहले जो प्रोसेस अवेलेबल है वो कौन सी है, P1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सी जाएगी CPU के पास, P1। तो ये देखो यहाँ पे CPU जैन चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, मतलब हम दिखा रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस कैसी जा रही है CPU के पास। तो सबसे पहले P1 आई कब, 0 टाइम पे, मतलब अराइवल टाइम उसका दिया नहीं है तो हम 0 कंसिडर करेंगे। तो मतलब कुछ भी नहीं है, सबसे पहले कौन आया, P1 आया। तो P1 यहाँ पे आ गई प्रोसेस, तो वो अभी CPU के पास गई और उसको टाइम कितना लगने वाला है, 21 सेकेंड। सो 0 से 21 कौन है, P1। उसके बाद सेकेंड देखो P2 को कितना टाइम लगने वाला है, 3 सेकेंड। बट कब, P1 के बाद। सो P1 21 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद गया P2। सो 21 से 24 तक कौन आया, P2। उसके बाद है P3 6 सेकेंड। सो 24 से 6 सेकेंड मतलब 30। सो यहाँ पे है P3। फिर है P2 प्रोसेस और वो उसको टाइम रिक्वायर्ड है 2 सेकेंड। सो 30 से अगर वो शुरू हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, 32। इन दिस वे FCFS एल्गोरिदम यहाँ पे वर्क हो रहा है फॉर द 4 प्रोसेसेस। अब देखो ये हो गए 4 प्रोसेसेस। अब हमें अगर इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम मतलब उसको कितना एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो P1 प्रोसेस को कितना लग रहा है, 21 सेकेंड, P2 को 3 सेकेंड, P3 को 6 सेकेंड, P4 को 2 सेकेंड। सो टोटल डिवाइड बाय कितनी प्रोसेसेस है, 4, इक्वल्स टू का आंसर क्या आ रहा है, 8। मतलब टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है ये एग्जाम्पल का, दैट इज़ 8। ठीक है, ये जो 4 प्रोसेस हैं, अगर इस पर हम FCFS एल्गोरिदम अप्लाई करें तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम क्या आ रहा है, 8 मिली सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, मतलब प्रोसेस ने कितने टाइम के लिए वेट किया है। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस P1 CPU के लिए कितने टाइम तक वेट कर रहा है, कुछ भी नहीं, 0। जैसे ही प्रोसेस P1 आई, सबसे पहले प्रोसेस P1 ही गई अलोकेशन के लिए CPU के पास। सो उसने वेट किया ही नहीं, तो उसका वेटिंग टाइम क्या है, 0। यहाँ पे देखो
ये है 0। फिर है प्रोसेस P2। तो प्रोसेस P2 देखो कहाँ पे है, ये प्रोसेस P2 यहाँ पे। P2 कब से शुरू हो गई, 21 मिली सेकंड से शुरू हो गई। सो 21 मिली सेकंड के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। सो P2 का वेटिंग टाइम क्या हो गया, 21। यहाँ पे देखो 21। फिर है प्रोसेस P3। तो इस यहाँ पे देखो प्रोसेस P3 24 सेकेंड के लिए वेट करे, मतलब 24 सेकेंड के बाद ही P3 स्टार्ट होगी। सो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया, 24। सो यहाँ पे देखो 24। फिर है प्रोसेस P4। तो P4 कब तक वेट कर रही है, 30 सेकेंड तो P4 अलोकेट ही नहीं हुई, तो वो 30 सेकेंड तक रेडी क्यों नहीं थी, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया, 30 सेकेंड। सो यहाँ पे देखो 30 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड। सो इन चारों की एडिशन वेटिंग टाइम की डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 प्रोसेसेस है। सो ये हो गया हमारा एवरेज वेटिंग टाइम, दैट इज़ 18.75 ms मिली सेकेंड। ठीक है, सो ये है FCFS। नेक्स्ट हम एल्गोरिदम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।